नमस्कार, स्पष्टता न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अभी मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विकास तरवे। बता दूं कि इनका खुद का क्लिनिक है फिजियो 24 जो बांगुर में स्थित है। साथ ही बता दूं कि ये अपोलो में 23 सालों तक अपनी सेवा दे चुके हैं। वहीं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब का जो फिजियोथेरेपी में काफ़ी लंबा करियर रहा है, साथ ही ये मेंबर रहे हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो सीधे डॉक्टर साहब से बात करेंगे और आज के टाइम पर फिजियोथेरेपी कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पष्टता न्यूज़ में। मेरा जो सवाल है कि आज के मॉडर्न लाइफ में कितना फिजियोथेरेपी ज़रूरी है लोगों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास तारवे, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियो 24, बांगुर एवेन्यू, लेक टाउन, कोलकाता। फिजियोथेरेपी आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारे ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज की जो टोटल लाइफस्टाइल है, जिसमें हर एक आदमी, इवन हर एक बच्चा भी मोबाइल, लैपटॉप और टैब यूज करता है। साथ ही साथ हम लोगों को दिन में जो काम करने का तरीका रहता है, बैठकर या लगातार खड़े होकर या फिर सारी दिन कुछ ना कुछ सामान हैंडल करना, इन चीज़ों से जो हमारे जॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे बैड पोस्चर के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, उन चीज़ों को एवरी 6 मंथ अच्छी तरह से किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टिक टेक्निक स्पेशलिस्ट से या ऑस्टियोपैथिक टेक्निक स्पेशलिस्ट से दिखाकर अपने शरीर को अच्छी तरह से चेकअप कराना चाहिए, ताकि वो आपके शरीर में होने वाले लगातार होने वाले चेंजेस को नोटिस कर पाएँ और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर पाएँ, ताकि किसी तरह की गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़े। कई बार देखा जाता है ना, गर्दन की समस्या या कमर की समस्या या घुटने की समस्या अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग के दिनों में यदि अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए तो वह पूर्णतः ठीक हो जाता है। उसी चीज़ को यदि आप नेग्लेक्ट करते हैं और बाद में ट्रीटमेंट कराते हैं तो वैसे केस में ट्रीटमेंट की चार्जेस भी बहुत होती है, आपका दिन भी जाता है और चीज़ें उतनी अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हो पाती है। तो जितना भी आप अर्ली इंटरवेंशन करेंगे उतना ही अच्छा क्योर होगा। मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल जो है किस तरह के मरीज आपके यहाँ पर ज़्यादा आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? हमारे यहाँ 2 ही तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं। एक जो लगभग 40 प्लस के हैं, जिनमें कुछ डिजनरेशन हो रखा है जॉइंट में या मस्कुलर वीकनेस है, डिजनरेटिव जॉइंट के डिजीज़ के लोग। और यंग जनरेशन में जितने भी लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर लेकर आते हैं, लाइक नेक पेन, बैक पेन, पुअर पॉस्चर, मस्कुलर वीकनेस, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, ओबेसिटी। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमारे यहाँ मेनली 2 तरह के पेशेंट आते हैं। आजकल जो देखा जाता है कि लंबा ड्यूटी आवर, 8 घंटा 10 घंटा लैपटॉप सिस्टम पे बैठे रहना, वो एक गलत पोस्चर बन जाता है क्योंकि आप कंटिन्यू बैठे रहते हैं। और दूसरा जो है, बच्चे मोबाइल को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस टाइम भी उनका नेक का पोस्चर जो है वो ख़राब रहता है। तो इन दोनों सिनेरियो में किस तरह जो है फिजियोथेरेपी हेल्प करेगा, ये बताइए। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे वो कम एज का बच्चा हो या एज रिलेटेड कोई भी पेशेंट हो, उसको हम लोग थोरोली असेस करते हैं। थोरोली असेस करते हैं उसकी जॉइंट मोबिलिटी को, उसके मस्कुलर कंट्रोल को और उसके पोस्चर को, और अकॉर्डिंगली फिर सजेस्ट करते हैं विथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि किस तरह का ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो समस्याएं होती हैं प्योरली मैकेनिकल होती है, कोई डिजीज़ प्रोसेस नहीं होता। मैकेनिकल इन सेंस, पुअर सेंस के कारण जॉइंट का जो अलाइनमेंट होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, जॉइंट मिसअलाइन होती हैं, मसल के अंदर एक टाइटनेस आने लगता है, मसल के अंदर एक कमजोरी आने लगती है। लगातार बैठ के काम करने के कारण डिस्क डिजनरेशन होता है, जिसको डिजनरेटिव डिस्क डिजीज़ बोलते हैं, DDD। ऐसा मेनली इसलिए होता है क्योंकि जो स्पाइन का लोडिंग होता है लगातार खड़े रहने में या लगातार बैठने में, वो मैक्सिमम होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने के कारण चूँकि डिस्क का 99% पार्ट जो है वो लाइपोप्रोटीन एंड वाटर है, तो वो अच्छी तरह से उस डिस्क हाइट को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो डिस्क जो है डिहाइड्रेट होने लगता है और डिजनरेट करता है, और इसी कारण आगे बढ़ के फिर वो स्लिप डिस्क की समस्या होती है। तो मेनली जितने भी लोग आते हैं उसमें 90% लोगों को इसी तरह की समस्या होती है, चाहे वो गर्दन का दर्द हो या कमर का दर्द हो।
तो जो भी आता है उसको हम लोग प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं, असेस करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे कुछ सेलेक्टेड एक्सरेज, एमआरआई और ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, और इन सारी चीज़ों को क्लिनिकली और पेशेंट के एग्जामिनेशन को क्लिनिकली कोरिलेट करके जो भी डायग्नोसिस खड़ा होता है अकॉर्डिंगली उसको आइदर फिजियोथेरेपी टेक्निक के साथ या कायरोप्रैक्टिक टेक्निक के साथ या ऑस्टियोपैथी टेक्निक के साथ या फिर ड्राई नीडलिंग के साथ इसको ट्रीटमेंट करते हैं। फर्दर पेशेंट को गाइड करते हैं कि उनको किस तरह से अपने मसल को अच्छा रखना है, किस तरह से वो अच्छे पोस्चर को मेंटेन करें ताकि लॉन्ग टर्म में उनको रिलीफ हो। जी, स्पॉन्डिलाइसिस जो है हम हमेशा से सुनते हैं, तो ये किस तरीके से, यानी स्पॉन्डिलाइसिस जो बीमारी है इसमें फिजियोथेरेपी का क्या कुछ रोल है, इसके बारे में बताइए। देखिए, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डोलाइसिस और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ये सब अलग अलग तरह की समस्या है। जनरली स्पॉन्डिलोसिस जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होती है, एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेज आने लगता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी की एज आज 40 साल है, तो उस एज के कारण जो बोन में चेंजेस आने लगता है, लगातार जो गर्दन काम करता है और जैसे जैसे एज होता है उसमें कई छोटी छोटी हड्डियां बनने लगती हैं, डिजेनरेशन आने लगता है जिसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। कई बार ये ऑस्टियोफाइट्स जो होता है आसपास के ब्लड वेसल्स को या नर्व्स को टच करता है, तो कई बार लोगों का गर्दन दर्द के केस में वर्टिगो होता है, सर घूमता है, या फिर ऐसा होता है कि हाथ में झुनझुनी आता है जिसको टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं। कई बार एडवांस केस में हाथ में वीकनेस भी आने लगता है। कमर के क्षेत्र में भी उसी तरह की समस्याएं होती हैं। तो स्पॉन्डिलोसिस का ऐसा ही प्रेजेंटेशन आता है। जब हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो उसके साथ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, उसका एक्सरे उस एरिया का या एमआरआई और ब्लड रिपोर्ट्स रहते हैं। साथ ही साथ जो है एक कॉमन एग्जामिनेशन करने के बाद जैसा भी डायग्नोसिस होता है अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। ये क्या कंप्लीट ठीक हो सकता है फिजियोथेरेपी के थ्रू? फिजियोथेरेपी इन चीज़ों में काफ़ी लाभदायक है। पेन में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। 70 to 80% हम लोग पेन को ठीक कर लेते हैं। जो भी डिजेनरेशन वगैरह आया है वो तो कुछ देखिए कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, उसको किस तरह से स्लो किया जा सकता है, उस डिजेनरेशन को कैसे आप अपने मसल्स को मजबूत करके उससे उसको कंपेंसेट कर सकते हैं या कैसे अच्छी पॉस्चर से उसको स्लो कर सकते हैं, इन चीज़ों पे होता है। कई जगह पे ऐसी होती है डिजेनरेटिव चेंजेस में आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उसको कैसे स्लो किया जाए, उसके सिम्टम्स से कैसे राहत पाया जाए या फर्दर उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, ये मैनेजमेंट स्किल हम लोग पेशेंट को सिखाते हैं। अब देखिए, खिलाड़ी जो प्लेयर्स होते हैं तो उनको इंजरी होना आम बात है, तो क्या फिजियोथेरेपी जो है खिलाड़ियों को रेगुलर लेना चाहिए? इसके बारे में भी एक मिथ रहता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ये मिथ है या फिर सच में ऐसा कुछ है? देखिए, फिजियोथेरेपी जनरली लोग तब लेने आते हैं जब वो सिम्टमेटिक हो जाता है, जब कोई एक प्रॉब्लम आने लगता है। जनरली हमारे यहाँ जो रनर्स आते हैं या जो प्लेयर्स आते हैं, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि साल में कम से कम 2 बार अपनी बॉडी को चेकअप कराइए, ताकि जो जिस तरह की ड्यूरिंग प्लेइंग या ड्यूरिंग रनिंग माइक्रो इंजरी होती है, माइक्रो ट्रॉमा होता है, उसको हम लोग अच्छी तरह से असेस कर पाएँ और कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स के द्वारा आपके बॉडी को बैलेंस कर पाएँ। उससे क्या होगा कि आपका जो है मिनिमम इंजरी होगा। जैसे किसी गाड़ी को आप प्रॉपरली अलाइन करके रखते हैं तो उसके मैकेनिकल पार्ट्स में और उसके टायर में मिनिमम डैमेज होता है। इट इज़ लाइक दैट। तो ज़रूर विजिट करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपका कुछ एक्यूट ट्रॉमा हो गया तो डेफिनेटली स्पेशलिस्ट की सलाह लें, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें और उसको कम से कम दिनों में अच्छी तरह से हील कर पाएँ। अब अगला सवाल जो है वो बुजुर्गों के लिए है, यानी कि बुजुर्गों के लिए बता दें कि बैक पेन, घुटनों में दर्द, ये सब आम बात है, तो फिजियोथेरेपी उनको कैसे ज़्यादा हेल्प कर पाएगा? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आजकल के दिनों में जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी काफ़ी इवॉल्विंग है। जितने भी बुजुर्ग लोग आते हैं जनरली उनमें सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम रहता है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस का इश्यू रहता है। सार्कोपीनिया का मतलब होता है उनका जो मसल मास होता है वो धीरे धीरे डिजेनरेट करके कम हो जाता है, जॉइंट को जो अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं दे पाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एज रिलेटेड चेंजेस के कारण क्या होता है, जॉइंट्स भी डैमेज रहते हैं। तो उनको अच्छी तरह से जो रेगुलर असेस करना, उनके पेन को कम करना, उनके हड्डी को मजबूत करने के लिए कुछ न्यूट्रासिटिकल्स देना, विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह का सपोर्ट देना, या उनके जो भी मेडिकल कंडीशन है अकॉर्डिंगली उनको स्पेशलिस्ट से ट्रीट कराना चाहिए। साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेगुलर वॉकिंग जितनी हद तक पॉसिबल हो उसको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो ये है, नॉर्मल डॉक्टर और एक फिजियोथेरेपिस्ट दोनों में एक
छोटा सा ब्रीफ क्या अंतर होता है जो दर्शकों को समझना चाहिए, यानी कि जो भी पेशेंट है या फिर जो आपको देख रहे हैं वो कैसे इसके बीच में जो स्लाइट डिफरेंस है वो समझें। देखिए, किसी मेडिकल कंडीशन के लिए आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्दी खांसी बुखार या किसी और किसी तरह की पेट की समस्या, हेडेक, तो वो लोग जिस तरह से आपको असेस करते हैं, चेकअप करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ठीक उसी तरह का फिजियोथेरेपी भी एक पैरेलल फील्ड है जिसमें आप किसी दर्द की समस्या, जॉइंट की मोबिलिटी, मस्कुलर वीकनेस, लेथार्जी, स्लो परफॉर्मेंस, इस तरह की चीज़ों को लेकर आते हैं या पेन रिलेटेड चीज़ों को लेकर आते हैं। तो हम लोग आपको थोरोली जो है असेस करते हैं। असेस करने के बाद जो चीज़ जिन चीज़ों की जांच की ज़रूरत होती है उन जांच को कराते हैं और अकॉर्डिंगली एक कॉमन जो आपका डायग्नोसिस खड़ा होता है उसको फिजिकल थेरेपी के माध्यम से, जहाँ बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के करंट हैं, अल्ट्रासाउंड वेव है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव है, लेजर थेरेपी है, ड्राई नीडलिंग टेक्निक है, जॉइंट का मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन टेक्निक है, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट टेक्निक है, ऑस्टियोपैथिक टेक्निक से इन सारी चीज़ों के साथ ट्रीट करते हैं। और कुछ न्यूट्रासिटिकल्स जो हैं, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है बॉडी में और इमोशनल साइड, दोनों को अच्छी तरह से असेस करके उसको भी ट्रीट करते हैं सो डैट कि पेशेंट को आराम मिले। वेयरएज जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो आपको जनरली केमिकल एजेंट के थ्रू ट्रीट करते हैं, उनके पास सिर्फ दवाइयाँ हैं। जैसे गर्दन दर्द के लिए किसी भी डॉक्टर जो है गर्दन दर्द, पैर के दर्द, घुटने के दर्द या कमर दर्द के लिए आपको एक ही दवाई देगा, लेकिन वेयरएज इन फिजियोथेरेपी गर्दन दर्द, कमर दर्द या पैर के दर्द के लिए हम आपको डिफरेंट टेक्निक से ट्रीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक। अगला सवाल ये है कि क्या बिना दवाई के किसी भी तरह के दर्द को ठीक किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? ये डिपेंड करता है कि दर्द किस तरह का है। जनरली एक्यूट कंडीशन में, किसी तरह के ट्रॉमा में डेफिनेटली दवाइयों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्रोनिक पेन में बिना मेडिसिन के भी आप अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेगुलर डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया आपको पता है कि कितना फ्रूटफुल है तो उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है। लोग आजकल यूट्यूब पर देखकर फिटनेस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो भी अभी आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या यूट्यूब देखकर या फेसबुक देखकर, जो भी वीडियो देखकर एक्सरसाइजेस करना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, फेसबुक या यूट्यूब पे जो एक्सरसाइजेज रहती हैं वो एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है। ये किसी एक आदमी के लिए स्पेसिफिक, उनके ही लिए जो उनकी फाइंडिंग्स है उनके अनुसार वो एक्सरसाइजेज नहीं रहती है। तो एक यूट्यूब के द्वारा या एक फेसबुक या सोशल मीडिया के द्वारा आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपने कंडीशन के संपर्क में, लेकिन हमेशा एक्सरसाइजेज शुरुआती कुछ दिनों में स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में करिए, और जब आपको लगने लगे कि आप सब कुछ अच्छी तरह से सीख लिए हैं तो आप खुद से करिए और बीच बीच में उनके साथ फॉलोअप करिए। ठीक है। अब मेरा जो अगला सवाल है वो इस रिलेटेड है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो फील्ड है इसको आप कैसे देखते हैं? युवा जो आपको देख रहे हैं, जो इन फ्यूचर डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट ये जो फील्ड है उनको किस तरह से लेना चाहिए? क्या कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए जिसके बाद लोगों को लगे कि नहीं, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता हूँ? क्या कहेंगे? आज के डेट में फिजियोथेरेपी की मिनिमम पढ़ाई 5 साल की है, 4 साल का ग्रेजुएशन है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप मैंडेटरी है। और यहाँ पर आप जो ग्रेजुएशन डिग्री लेते हैं इसके बाद आप ऑफिशियली डॉक्टर कहलाते हैं। आपको डॉक्टर के साथ साथ अपने आप को एज ए फिजियोथेरेपिस्ट डिक्लेयर करना रहता है। ऐसा जो इंडियन काउंसिल है फिजियोथेरेपी की और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की, उसके द्वारा ये मान्य है। आज के डेट में ये काफ़ी अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके उसके बाद किसी स्पेशलाइजेशन करने से, मास्टर्स करने के बाद या पीएचडी करने के बाद आप एक अच्छा क्लिनिशियन हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी तरह की स्पोर्ट्स टीम में जॉब कर सकते हैं, आप अपनी क्लिनिक कर सकते हैं। बहुत सारा है, कॉरपोरेट ट्रेनर हो सकते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट में पोस्चर की ट्रेनिंग करा सकते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से आप अपने आप को ट्रेन करेंगे या जिस तरह से अपने आप को आप स्पेशलाइज्ड करेंगे, आप वैसा जॉब अपॉर्चुनिटी पाएंगे। ठीक। अब जो
इतना सारा सुनने के बाद जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जैसे अब ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, फिर हार्ट के डॉक्टर होते हैं, तो उन लोगों को एक इंटरेस्ट होता है जिसके बाद वो पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि फिजियोथेरेपी होने के लिए क्या कुछ लक्षण दिखने चाहिए लोगों में कि हाँ, मैं ये लक्षण मेरे अंदर दिख रहे हैं तो मैं इसमें बेस्ट कर पाऊँगा? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे मैं ऑर्थोपेडिक कायरोप्रैक्टिक टेक्निक, ऑस्टियोपैथिक टेक्निक, ड्राई नीडलिंग को लेके काम करता हूँ। तो जितने भी तरह के रोगी आते हैं मैं अपने इसी ऑप्शन से उनको ठीक करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं, यंग जनरेशन है, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए, किसी अच्छे टीम के साथ एसोसिएट करना चाहिए। इसमें भी काफ़ी अच्छा नाम और काफ़ी अच्छा पैसा है। जिन लोगों को न्यूरो में लगता है कि वो स्ट्रोक के पेशेंट को देखेंगे, हेमीप्लेजिया हो गया या किसी तरह के ट्रॉमा को देखना चाहते हैं जिससे स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होता है, तो उनको न्यूरो ज्वाइन करना चाहिए। जिन लोगों को लेडी की समस्याओं में, महिलाओं की समस्या में हो, गायनी में हो, उनको गायनी में फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो पेडियाट्रिक केसेस आते हैं जनरली, जैसे सेरेब्रल पैल्सी के बहुत बच्चे हैं, ऑटिज्म हैं, तो वो पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं। तो डिफरेंट फील्ड है। आप जब भी ग्रेजुएट करेंगे उसके बाद आपका जैसा इंटरेस्ट, जैसा इंक्लाइनेशन होगा, अकॉर्डिंगली आप अपना फील्ड चूज कर सकते हैं। ये जो आपने ऑटिज़म कहा, ये काफ़ी बड़ी समस्या है आजकल के बच्चों में, जो पैदा होते ही वैसे उस तरीके से डिसेबल्ड रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के वजह से ही होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये ऑटिज़म में कैसे फिजियोथेरेपी हेल्प करता है ऑटिज़म के मरीजों को? देखिए, ऑटिज्म में यदि किसी तरह का लोकोमोटर कॉम्प्रोमाइज होता है, किसी तरह का चलने फिरने या खड़ा रहने में, तब फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। अदरवाइज ऑटिज्म जो है वो मेनली हमारे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कलीग्स हैं वही हैंडल करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास भी कोई ऑटिस्टिक पेशेंट आता है या बच्चा आता है तो हम उनको अपने जो भी कलीग हैं, मेरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के फ्रेंड हैं, हम उनको रेफर कर देते हैं। मतलब ट्रीटमेंट कैसे होता है ऑटिज़म के मरीजों का? वो उनका सेपरेट फील्ड है। अच्छा। इसकी बहुत अच्छी जानकारी मेरे को नहीं है क्योंकि हम इसको डील नहीं इसमें भी करते हैं। स्पेशलाइजेशन होता है? ऑटिज्म बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही मेनली देखते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ ऐसा चल रहा है कि एआई आने के बाद बहुत कुछ जो वर्क है वो समाप्त हो जाए, यानी कि जॉब रिलेटेड जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो क्या फिजियोथेरेपी का जो फील्ड है इसमें एआई का कितना महत्व है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फिजियोथेरेपी के फील्ड में एआई फिजियोथेरेपी को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि ये 100% यदि मुझे एक सर्वाइकल स्पाइन को C1 और C2 बोन को मोबिलाइज करना है तो एआई मोबिलाइज नहीं करेगी, वो हम अपने हैंड से ही मोबिलाइज करेंगे। जब कोई गर्दन का पेशेंट आएगा, गर्दन दर्द का पेशेंट, तो उसका कौन सा मसल अफेक्टेड है वो हम डायग्नोस करेंगे और हम ही नीडल पुट करेंगे, एआई या कंप्यूटर नीडल पुट नहीं करेगा। यदि हमको लंबर स्पाइन का फैसेट खोलना है तो वो एआई नहीं करेगा, आपको ये बताएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम फैसेट लॉकिंग के कारण हो रही है या फैसेट डिजनरेशन करने के कारण हो रही है, लेकिन हमारा मोनोपोली रहेगा कि हम उसको ट्रीट कर पाएंगे और विद इन मिनट ट्रीट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एआई बिल्कुल भी फिजियोथेरेपी को अफेक्ट नहीं करेगा, रदर लोगों का अवेयरनेस फिजियोथेरेपी की तरफ और ज़्यादा बढ़ा देगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपका जो ये क्लिनिक है फिजियो 24, ये बांगुर में स्थित है और क्या कुछ टाइमिंग है आपका मॉर्निंग इवनिंग का? हम यहाँ पे पर्सनली 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक एवरी डे है। सिर्फ रविवार को हमारा जो क्लिनिक है वो 2 बजे से 9 बजे तक है। यदि किसी कारणवश किसी दिन ऑफ होता है तो ये पहले से प्री इन्फॉर्म रहता है। अच्छा, आपका कोई कांटेक्ट डिटेल्स होगा जिस पे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं जिनको लगता है कि फिजियोथेरेपी उनको ज़रूरत है तो कांटेक्ट करके आपके पास आ सके? मेरी मोबाइल नंबर, मेरा कांटेक्ट डिटेल है, मेरी 2 नंबर है और दोनों नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिव है, लोग अपनी क्वेरी उस पर रखते हैं। मेरा पहला नंबर है 9833119269 और दूसरा नंबर है 9831169269। अच्छा, आजकल के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहने के लिए कि क्या कुछ करें डेली लाइफ में, क्या कुछ ऐड करें या फिर क्या कुछ हटा दें जिससे उनका जीवन जो है और बेहतर हो पाए? युवा हैं या यंग जनरेशन हैं जो वर्किंग हैं या फिर बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सभी के लिए है कि आप रेगुलर अच्छी तरह से अच्छा डाइट लें, अच्छी स्लीप लें, रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ वॉकिंग पर वीक होना चाहिए और रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी, जैसे आपकी सारी रूटीन है उस पर भी 10, 15, 20 मिनट्स एवरी डे दें। जी,
तो अभी आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे जिन्होंने फिजियोथेरेपी के लेकर जो लोगों का मिथ है और जो क्लैरिटी होनी चाहिए दर्शकों में, यानी कि जो भी पेशेंट है जो जिनको ज़रूरत है फिजियोथेरेपी का, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। साथ ही जो स्टूडेंट है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी जो है करियर कैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट चूज़ करे, स्टैब्लिश करे खुद को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं लोकेशन बता दूं कि बहुत ही सिंपल लोकेशन है, आपको कोलकाता में बांगूर आना है और बांगूर में जो है स्क्रीन पर दिखाए गए एड्रेस पर आप आइए, पहले कॉल कर लीजिए और यहाँ पर आपको आने के बाद जो है अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। डॉक्टर साहब काफ़ी दिनों से जो है लगे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी और बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी कर चुके हैं। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।